हेलो एवरीवन, मैं आज आपको इस वीडियो में कक्षा 11 की जो गद्य गरिमा है उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है भारत वर्षनोत्तरी कैसे हो सकती है, इस पाठ के गद्यांश के सारे प्रश्नोत्तर कराने वाली हूँ। चलिए हम अपने प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रश्न जो है देख लेते हैं। कराने से पहले इसके जो ये जो पाठ है, इस पाठ के जो लेखक हैं वो हैं हमारे भारत तेंदुलकर हरिश्चंद्र। तो देखिए हमारे से क्या पूछा गया है। हमसे पूछा गया है निम्नलिखित गद्यांशों के आधार पर उनसे संबंधित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह आपकी बुक में भी होगा। तो देखिए आपकी बुक में जो पहला जो गद्यांश दिया हुआ है वो दिया हुआ है ये। तो दिया है इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। ये आपके में भी गद्यांश दिया हुआ होगा और ये गद्यांश यहाँ से शुरू होके गाइस ये खत्म होता है सोबल कौन याद दिलावे। ये आपका फर्स्ट गद्यांश है। इस गद्यांश से जो प्रश्न पूछे गए हैं आपके वो ये पूछे गए हैं। पहला पूछा गया है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और उसके लेखक के नाम लिखिए। और दूसरा पूछा गया है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और आपसे जो दूसरा प्रश्न तीसरा प्रश्न से पूछा गया है लेखक ने देश के लोगों को किसकी संज्ञा दी है, कारण सहित उत्तर दीजिए। चौथा जो पूछा गया है का चुप साधी रही बलवाना, इस लोककृत्य के माध्यम से लेखक इस बात को स्पष्ट करना चाहते हैं। और पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया है प्रस्तुत गद्यांश का आशय अपने शब्दों में लिखिए। ये आपके 5 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं पहले गद्यांश में। तो देखिए हमारा जो पहले गद्यांश का जो पहला क्वेश्चन था वो था उपयुक्त गद्यांश के पाठ एवं उसके लेखक का नाम लिखिए। तो उसका आंसर आपका ये है, ये आपको दिख रहा है। ये देखिए ये पहले का है उपयुक्त गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा की भारत वर्षनोत्तरी कैसे हो सकती है शीर्षक निबंध से अवतरित है। इसके लेखक हिंदी साहित्य के जनक भारत तेंदुलकर हरिश्चंद्र हैं। ठीक है, इस पाठ का जो नाम है वो है भारत वर्षनोत्तरी कैसे हो सकती है। लेखक का नाम है भारत तेंदुलकर हरिश्चंद्र। ठीक है गाइस, यही था। और इसमें एक संकेत आपको मैं दे देती हूँ। इसमें जो पूरे गद्यांश है ना, इसमें जो जितने भी गद्यांश पूछा गया उसमें आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सेम ही रहेगा। इस गद्यांश के पाठ एवं इस गद्यांश के लेखक का नाम लिखिए, वो सेम है। तो उसका जो आप उत्तर दोगे ना गाइस वो सेम ही होगा। सभी गद्यांश का जो पहला प्रश्न होगा उसका उत्तर ये वाला सेम ही है। अब हमारा जो दूसरा प्रश्न इसमें देखिए पूछा गया था वो पूछा गया था रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये पूछा गया था। अब आपको देखो गाइस ध्यान रखना है। देखिए जो हमसे इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या पूछी है ना वो हमें यहाँ ये आपको ये आपको जो गद्यांश है इसमें जितनी भी ये लाइनिंग जितनी दिख रही है आपको, मतलब कि देखिए यहाँ तक क्या नहीं कर सकते हैं। इसमें बोला गया है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जितने भी शब्दों के नीचे रेखा खींची गई है इतने तक हमें अपने शब्दों में व्याख्या करनी है कि उसने क्या बोला है इसमें। चलिए हम देख लेते हैं। देखिए तो हम इसकी आंसर दिखा देते हैं आपको। तो ये रहा दूसरे प्रश्न का आंसर है। दूसरा प्रश्न हमारा यही था ना रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए इसमें बोला गया था भारत तेंदुलकर जी कहते हैं कि देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि भारतवासियों में विविध प्रकार से गुणी तथा सभी प्रकार की योग्यता रखने वाले लोग हैं, परंतु वे सही नेतृत्व के अभाव में सभी तक अपनी उन्नति नहीं कर सके। भारत देश के लोग को रेलगाड़ी की संज्ञा दी जा सकती है। जैसे रेलगाड़ी में ऊंचे किराए तथा सामान्य किराए के डिब्बे लगे रहते हैं, परंतु इंजन के अभाव में वे सभी अपने जगह स्थिर रहते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। उसी प्रकार भारत के लोग में भी उच्च और मध्यम श्रेणी के विद्वान वीर एवं शक्ति संपन्न सभी प्रकार की अभिभाव्यों से संपन्न लोग हैं, परंतु नेतृत्वहीन के कारण वे अपनी उन्नति के लिए स्वयं कोई भी कार्य नहीं कर पाते। यदि भारतवर्ष ने को सही
मार्गदर्शन नहीं सत्य प्रेम प्राप्त हो जो उन्हें उनके बल पोषण एवं ज्ञान का स्मरण दिला सके, कामयाब दिला सके, तो वे कठिन से कठिन और बड़े से बड़े कार्य को भी आसानी से कर सकते हैं। मात्र एक नेता के अभाव में उसकी सारी शक्ति, ज्ञान और योग्यता व्यर्थ हो जाती है। हमारा जो रेखांकित अंश है ये पहला जो था, तो इसमें जो बोला गया है यही था। आप एक काम करिए, ये जो पहला गद्यांश था ना आपके, जो इसके रेखांकित अंश की, इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इस गद्यांश में जो बोला गया है वो यही बोला गया है। अब देख लेते हैं हम अपना हमारा तीसरा प्रश्न था, लेखक ने देश के लोगों को किसकी संख्या दी है, कारण सहित उत्तर दीजिए। तो हम दे देते हैं उत्तर। तो ये रहा हमारा थर्ड प्रश्न का उत्तर, लेखक ने देश के लोगों को रेलगाड़ी की संख्या दी है। किसकी संख्या दी है गाइस? रेलगाड़ी की संख्या दी है, क्योंकि जिस प्रकार रेलगाड़ी में ऊंचे किराए तथा सामान्य किराए के डिब्बे लगे रहते हैं, उसी सभी इंजन के अभाव में अपनी जगह स्थिर रहती है, उसी प्रकार लोग की स्थिति है, वे भी नेतृत्वहीनता के कारण उन्नति नहीं कर सकते। ये हमारा थर्ड प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न 4, का चुप साधी रही बलवाना, इस लोकोक्ति के माध्यम से लेखक किस बात को स्पष्ट करना चाहते हैं? तो वो इसका उत्तर आपके सामने है। तो ये रहा, इसमें हमें क्या दिखा था? का चुप साधे रहा बलवाना, है ना। लोकोक्ति के माध्यम से लेखक यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि देश के लोग हनुमान जी की तरह हैं। ठीक है, जामवंत ने जिस प्रकार हनुमान जी की उनकी शक्ति का स्मरण कराया और वह समुद्र लाग गए, उसी प्रकार भारत के लोग प्रेरणादायी सफल नेतृत्व की आवश्यकता है। जो हमारा 4 क्वेश्चन था ये उसका आंसर है गाइस। हमारा प्रश्न 5 पूछा गया था, ये रहा, आप प्रस्तुत गद्यांश का आशय अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए हमारा यही था, तो इसे हम लिख सकते हैं। उपयुक्त गद्यांश का आशय ये है, हमारे देश के लोग प्रतिभावना स्वयं सभी इसी प्रकार योग्यता रखने वाले हैं, किंतु उन्हें वे अपनी प्रतिभा से अभ्यग हैं। ये उनको कोई सही मार्गदर्शन मिली जाए और वे क्या अर्थात वे सब कुछ कर सकते हैं। प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक देशवासियों को स्वयं लंबी बनाने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। जो यहाँ से है ना, ये इतना ही आपका इम्पोर्टेंट है, वैसे पूरा ही इम्पोर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए अब हमारा जो सेकंड गद्यांश दिया हुआ है वो दिया है, ये रहा हमारा सेकंड गद्यांश। तो हमारा सेकंड गद्यांश है, ये समय ऐसा है कि उन्नति के मानो, ठीक है, ये वाला गद्यांश है आपका, यह आपकी बुक में भी दिया हुआ है। और इस गद्यांश से जो प्रश्न पूछे गए हैं आपसे वो है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और उसके लेखक का नाम लिखिए। मैंने जैसे कि आपको बताया ही था गाइस, इसके जो जितने भी गद्यांश होंगे सबका पहला जो प्रश्न होगा वो एक ही होगा कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ एवं उसके लेखक का नाम लिखिए। ये मैंने कहा था आपसे पहले ही, ठीक है। और ये आपका जो सेकंड प्रश्न आपसे पूछा गया है, सेकंड पूछा गया है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। थर्ड पूछा गया है, लेखक ने कहा कि निवासवासियों को जापानी टूटियों की संख्या दी है। चौथा पूछा गया है, पुस्तक गद्यांश के माध्यम से लेखक ने भारतवासियों को क्या सुझाव दिया है। और पांचवा पूछा गया है, उस समय हिंदू काठियावाड़ी खाली गड़े खड़े ताप में मिट्टी खोदते हैं, इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने कौन सी बात कही है। ये आपके 5 प्रश्न पूछे गए हैं इस वाले गद्यांश से भी। तो देखिए हमारा इसका जो मैंने आपको बता दिया था कि सेम पहले जो पूछा जाएगा उसका फर्स्ट प्रश्न वही रहेगा। तो देखिए हमारा जो सेकंड था, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो वो आपके सामने ही है। तो ये देखा, जितने के नीचे भी अंडरलाइनिंग की गई है, कई जैसे कि यहाँ से की गई है, ये समय
ये समय ऐसा है कि जो पीछे और ये ख़त्म होती है, ईश्वर का को भी कहना चाहिए। यहाँ तक इसकी रेखांश की व्याख्या हमें करनी है अपने शब्दों में, इनके शब्दों में ही बताना है मतलब कि। तो देखिए इसका है, भारतेंदु जी कहते हैं कि भारतवासियों को ये समझना चाहिए कि ऐसी श्रेणियों में यदि वे एक बार पिछड़ जाएं तो फिर आगे नहीं बढ़ सकते। लेखक को मत है कि आधुनिक वैज्ञानिक युग में उन्नति के साधन इतनी सरलता से उपलब्ध है जैसे वे अनायास प्राप्त वर्षों का जल हो। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो लूट का माल बिखर पड़ा हो और उसमें आंख पर पट्टी बांध रखी हो, अथवा वर्षा हो रही हो और हमने सिर पर छाता लगा रखा हो। तात्पर्य ये है कि भारतवर्ष के लोग आलसी अथवा अज्ञानवश उन्नति के सुलभ समाधान ना हो तो उपयोग ही कर पा रहे हैं और ना ही उसे उपलब्ध कर पा रहे हैं। ये इसका आंसर है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो है आपको गद्यांश दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपसे प्रश्न थर्ड क्या पूछा गया था गाइस? तो वो पूछा गया था, लेखक ने कहा कि निवासवासियों को जापानी टूटियों की संज्ञा दी है। यही था आपका थर्ड प्रश्न। तो देखिए इसका आंसर ये है आपका, लेखक ने जापान के निवासियों को जापानी टूटियों की संज्ञा दी है क्योंकि वे अधिक शक्तिशाली नहीं होते, फिर भी अपनी उन्नति के लिए वे प्रतिशील होते हैं, मतलब कि वो जागरूक होते हैं। और आपसे प्रश्न 4 पूछा गया था, प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक ने भारतवासियों को क्या सुझाव दिया है? तो वो क्या सुझाव दिया है गाइस? ये रहा प्रश्न 4, इसका आंसर है। उपयुक्त गद्यांश के माध्यम से भारतेंदु जी ने भारतवासियों को सुझाव दिया है कि वे छोटे से छोटे देश भी अपने विकास में संलग्न हैं, जो भारतवर्ष को भी अपनी उन्नति से पूरा प्रयास करना चाहिए। जैसे छोटे छोटे देश हैं उन्हें भी प्रयास करना चाहिए कि वो आगे बढ़ें। आपसे जो प्रश्न 5 पूछा गया है, प्रश्न 5 पूछा गया था, उस समय हिंदू काठीवाड़ी खाली खड़े खड़े टाप में से मिट्टी तोड़ते हैं। इस कथन के माध्यम से लेखक ने कौन सी बात कही है? ये था आपका प्रश्न। तो आपका इसका प्रश्न का उत्तर ये रहा प्रश्न 5 का उत्तर आपका। उस समय हिंदू काठीवाड़ी खाली खड़े खड़े टॉप से मिट्टी बहती है। इस पंक्ति के माध्यम से भारतेंदु जी भारतीयों की आक्रामकता और उदासीन प्रवृत्ति से क्षुब्ध होकर कहते हैं कि संसार के सभी छोटे बड़े देश उन्नति की भीड़ में निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं और हम भारतवासी अपने स्थान पर खड़े खड़े पैरों से मिट्टी खोद रहे हैं। अमेरिका, अंग्रेजी, फ्रांसी आदि तुर्की घोड़ों की तरह तीव्र गति से प्रगति कर रहे हैं, दौड़ के एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, किंतु भारत देश के जो लोग निरंतर पीछते जा रहे हैं। इनका मानसिक और सामाजिक स्तर पर जो वर्षों पहले था वही अब भी है। ये आज भी कुरीतियों और अंधविश्वासों में जुड़ते हुए हैं, इसीलिए स्वावलंबी नहीं है। ये आपका इस गद्यांश में पूरा बोला गया है। यह प्रश्न 5 का जो था ना, ये पूछा गया था, उस समय हिंदू काठीवाड़ी खाली खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं। इस कथन के माध्यम से लेखक ने कौन सी बात कही है? आइए अब आप समझ को आ गई होगी। जैसे कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने था, उन्होंने कहा है इसके माध्यम से, इस लाइन के, जो दूसरे देश हैं वो तो अपने, जैसे कि अमेरिका उन्होंने लिया है, अमेरिका, अंग्रेज का, फ्रांसी का और तुर्की का, ये तो अपनी घोड़े की रफ्तार से आगे बढ़ते जा रहे हैं। बट जो भारतवासी के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? भारतवासी के जो लोग हैं जो एक जगह खड़े होकर मिट्टी को रगड़ रहे हैं, पैर से आगे पीछे कर रहे हैं। जिस तरह वो तो आगे बढ़ रहे हैं दूसरे देश, हमारा जो है वो पीछे की ओर आता जा रहा है। मतलब कि जिस तरह वो खड़ा था वैसे के वैसे ही वो खड़ा है, ना आगे बढ़ रहा है ना पीछे बढ़ रहा है। कहने का मतलब यही है इस गद्यांश के इस क्वेश्चन से आंसर। ये थे हमारे, खत्म हो गया दूसरा गद्यांश के प्रश्न। आपका गद्यांश 3rd। आगे गद्यांश जो बुक है
जो आपकी बुक है उसमें जो दिया हुआ है, थर्ड गद्यांश दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सब उन्नतियों का मूल धर्म है। ये आपके में होगा गाइस, गद्यांश देख लीजिए, दिया हुआ है ना, हाँ दिया हुआ है, ठीक है। और इससे जो प्रश्न पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं आपसे, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और उसके लेखक का नाम लिखिए। सेम वही क्वेश्चन है, मैंने आपको बता चुकी हूँ। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। लेखक ने सभी उन्नतियों का मूल किसे बताया है। अंग्रेजों की उन्नति का क्या कारण है। भारतवासी को सबसे पहले किसकी उन्नति करनी उचित है। ये गद्यांश में आपसे इस गद्यांश में पूछा गया है, क्वेश्चन पूछे गए हैं 5। तो देखते हैं हम इसके प्रश्न। तो देखिए जो हमसे इसमें रेखांश में पूछा गया है, तो वो पूछा गया है आपके गद्यांश के, पहले हम इसका उत्तर दे देते हैं सेकंड। तो वो क्या पूछा गया था आपसे, तो पूछा गया था रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये आपको पता है, ये जो सबसे नीचे वाली लाइन आपको दिख रही है, तुम्हारे यहाँ धर्म की आड़ में नाना प्रकार के नीति, समाज गठन, वेदक आदि भरे हुए हैं। इसकी जो लाइन है ये वाली, इसकी हमें व्याख्या करनी है। तो देख लेते हैं इसकी व्याख्या को। देखिए तो उन्होंने क्या कहा, भारत तेलुगु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि हमारे यहाँ धर्म की आड़ में विविधता प्रकार की नीति, समाज में गठन आदि भरे हुए हैं। ये उन्नति मार्ग प्रदर्शन नहीं है, इसीलिए धर्म की उन्नति से सभी प्रकार की उन्नति संभव है। पहले पॉइंट में उन्होंने ये कहा, ठीक है। ये जो छोटी सी लाइन थी ना आपकी, क्या थी, तुम्हारे यहाँ धर्म की आड़ में नाना प्रकार के नीति, समाज गठन, वेदक आदि भरे हुए हैं। तो इसका जो उन्होंने जो सारांश दिया था, मतलब कि रेखांश का जो व्याख्या है वो दी थी उन्होंने। भारत तेलुगु हरीश जी कहते हैं कि वे हमारे यहाँ धर्म की आड़ में विविध प्रकार की नीतियाँ, समाज गठन आदि भरे हुए तो हैं। ये नीति का मार्ग नहीं है, ये जो उन्नति का मार्ग जो है ये नहीं है गाइस, निम्नलिखित, इसीलिए धर्म की उन्नति से सभी प्रकार की उन्नति संभव है। ये आपका इसमें दिया हुआ था। और आपसे से प्रश्न क्या पूछा गया है, थर्ड। तो आपसे प्रश्न थर्ड पूछा गया था, लेखक ने सभी उन्नतियों का मूल किसे बताया है। तो उन्होंने किसे बताया है, ये रहा थर्ड प्रश्न। लेखक ने धर्म को सभी उन्नतियों का मूल बताया है, मतलब कि सभी को ही बताया है। प्रश्न 4 इसमें हमारा था, वो था हमारा कि अंग्रेजों की उन्नति का क्या कारण है, यही था हमारा प्रश्न 4। ये रहा, अंग्रेजी की उन्नति का क्या कारण है। तो देखिए क्या कारण है, तो वो कारण है अंग्रेजों की धर्म नीति, राजनीतिक परस्पर मिला होना उसकी उन्नति का कारण है। तो उन्होंने क्या बोला था, अंग्रेजों की धर्म नीति और राजनीति परस्पर मिली और होना उसकी उन्नति का कारण है। हमारा प्रश्न 5 है। देखिए हमारा प्रश्न 5 था, भारतवासियों को सबसे पहले किसकी उन्नति करनी उचित है। भारतवासियों को सबसे पहले धर्म की उन्नति करना उचित है। भारत तेलुगु हरिश्चंद्र ने कहा था।